हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की 6th वीडियो में। और इससे पहले जितनी वीडियो थी उसमें हमने अपना सलाइवरी ग्लैंड्स तक कंप्लीट कर लिया था। और सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद जो दूसरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आज के हम इस वीडियो में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में जो पहली लाइन यही है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या, कि folds of epithelial cell extend down into lamina propria and forms a columns of secretory cell called gastric gland। देखो ये लाइनिंग थ्योरी तो यही होगी, लेकिन थ्योरी किसी को समझ में नहीं आएगी। मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम है ये तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा, लेकिन अगर आपको पता चले कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका यहाँ पर ये स्टमक है। मान लीजिए आपका ये स्टमक हो गया। स्टमक के अंदर ये यहाँ पे दो इंस्पेक्टर थे। स्टमक के अंदर यहाँ पे एक फोल्ड लेयर प्रेजेंट होती है, फोल्ड ऐसे। ये फोल्ड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम गैस्ट्रिक रूगे कहते हैं। ऐसे ही एक फोल्ड हमने पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, जो उसके एब्जॉर्प्शन कराने के काम आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो ये रूगे प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाली विलाई नहीं है, ये आपकी गैस्ट्रियल रूगे है। ये है आपकी गैस्ट्रियल रूगे। अगर इसे एक को मैं बाहर निकाल के आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगी। जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, ये है आपकी गैस्ट्रिक रूगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यही मैंने इसमें लिखा है, द फोल्ड ऑफ एपिथेलियल सेल म्यूकोसा, जो फोल्ड है उसके एपिथेलियल सेल के एक्सटेंड डाउन इनटू लेमिना प्रोपिया, लेमिना प्रोपिया तक जो एक्सटेंड डाउन, नीचे को झुके हुए धसे हुए होते हैं लेमिना प्रोपिया तक, and forms a column of secretory cell called gastric gland। इसके अंदर secretory cell के कॉलम बने हुए होते हैं, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा सकते हैं। इसी को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये जो आपके फोल्ड हैं, ये फोल्ड, इनको ही गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। स्टमक के अंदर ये जो फोल्ड बने हुए होते हैं, तो जो फोल्ड ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के फोल्ड जो एक्सटेंड डाउन लेमिना प्रोपिया इनटू द लेमिना प्रोपिया, जो लेमिना प्रोपिया तक एक्सटेंड डाउन, नीचे तक झुके हुए हैं, एंड फॉर्म्स अ कॉलम ऑफ सेक्रेटरी सेल, सेक्रेटरी सेल के कॉलम बने हुए होते हैं जगह 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 जगह। जैसे यहाँ पर मैंने तीन चार आपको तीन दिखा रखे हैं। ये इन सबको मिलाकर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का ये रोगे हैं, ये मैंने आपको पूरा क्लियर डीपली यहाँ पर समझा दिया है, इससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो रूगे है, रूगे के जो ये पहले सेल होते हैं गोल, जो मैंने सर्किल में दिखा रखे हैं गोल, ये है आपके म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल, नेक सेल क्यों कहा है, क्योंकि रूगे के नेक पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम म्यूकस नेक सेल कहते हैं। इनका काम क्या है भाई, म्यूकस नेक सेल का किस काम आते हैं हमारे ये? तो ये रिलीज करते हैं 1 to 3 mm थिक लेयर, 1 to 3 mm thick layer of mucus which protect us from harmful HCl and pyloric enzymes। अब एक बार बताओ, आप में से कोई नॉनवेज खाता है, ठीक है। अब वो नॉनवेज में मुर्गे की हड्डी भी खा रहा है, उसका मांस भी खा रहा है, सब चीज खा रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी अंदर हमारे स्टमक के अंदर पूरी डाइजेस्ट ब्रेक डाउन होती है ये। लेकिन स्टमक के अंदर तो भाई हमारा भी मसल्स हैं, सेल्स हैं, वो क्यों नहीं ब्रेक डाउन हो रहे? HCl आपने देखा है, HCl की pH कितनी होती है? 1.8। अगर आप उसके अंदर हाथ डालो, हाथ पूरा गल जाएगा आपका हाथ। तो वो तो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा स्टमक क्यों नहीं गल रहा? जब हम मीट खाते समय, जब हम मुर्गे की हड्डी तक हमारा पेट गला देता है, खत्म कर देता है। हड्डी भी अगर कोई गलती से खा ले, वैसे तो निकाल देते हैं, अगर कोई हड्डी गलती से खा ले उसे भी पेट हमारा गला देगा। मुर्गे का मीट भी हमारा पेट गला देगा। तो हमारा खुद के सेल स्टमक क्यों नहीं गला पा रहा? क्योंकि उसके अंदर म्यूकस है, म्यूकस के अंदर जो म्यूकस नेक सेल है वो रिलीज करते हैं म्यूकस की लेयर को, जो हमें HCl से प्रिवेंट करती है। ये म्यूकस लेयर यहां से रिलीज होती है, ये पूरे में ऐसे प्रेजेंट होगी,
इसके अंदर HF पूरे में प्रेजेंट होगी और हमें ये हार्मफुल HCl से बचाएगी। ठीक है, इसका काम इतना ही होता है। इसके बाद यहाँ तक ये आपके म्यूकस के नेक सेल हो गए। म्यूकस के नेक सेल के बाद पैराइटल पोजीशन में पैराइटल और लेटरल पोजीशन में पैराइटल सेल होते हैं जिनको हम ऑक्सिनेटिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये इनका क्या काम है? अब ये दो चीजें रिलीज करते हैं, एक तो ये रिलीज करते हैं HCl और एक ये रिलीज करते हैं कैस्टिलिक इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अब HCl देखो अब सेल है, अब सेल अगर अपने अंदर लगी HCl बनाएगा तो वो अंदर ही अंदर गल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेल है ये HCl पूरा कंप्लीट HCl रिलीज नहीं करते, ये HCl को H आयन और Cl आयन के निगेटिव Cl आयन में रिलीज करते हैं। H आयन रिलीज कर दिया, उसके बाद Cl आयन रिलीज कर दिया। इनका काम सिर्फ इतना है, अगर ये HCl पूरा कंप्लीट HCl मिला कर रिलीज करेंगे तो ये खुद ही गल जाएंगे। है तो ये सेल ही, लेकिन ये क्या रिलीज करते हैं? ये H आयन और Cl आयन के फॉर्म में रिलीज करते हैं यहाँ पर अंदर बाहर की अंदर की तरफ। फिर यहाँ पर आ जाती है म्यूकस की लेयर जो हमें प्रोटेक्ट कर देती है HCl से। जब यहाँ पे HCl बन जाएगा तो वो क्या करेगा? भाई अब तो ये म्यूकस की लेयर आ गई, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ पर ये पड़ा रहेगा। ठीक है, ये H आयन और Cl आयन के फॉर्म में रिलीज करते हैं। अब इसका क्या काम है? CIF का। CIF क्या काम करता है? CIF रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, responsible for absorption of विटामिन B12। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है जो CIF। विटामिन देखो ये जो है कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंट्रिंसिक क्यों है? क्योंकि ये अंदर से रिलीज हो रहा है, हमारे अंदर से ये ऑक्सिनेटिक सेल रिलीज करते हैं। लेकिन विटामिन B12 क्या है? वो हम बाहर से लेंगे। विटामिन B12 आप बाहर से लोगे तो ये क्या है? इसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कह देते हैं। ये हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। ठीक है, इसका क्या काम है? ये H आयन और Cl आयन को रिलीज करेगा इसके अंदर, जो आगे जाके HCl बनाएंगे, और ये कैटालिटिक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेगा जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और ये क्या काम करेगा? ये करेगा आप ये विटामिन B12 है, विटामिन B12 आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो आप बाहर से लेते हो। ठीक है, दो सेल क्लियर हो गए। दो सेल के बाद आते हैं आपकी चीफ सेल। ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं कलर्ड, ये है चीफ सेल। अब इनका क्या काम है? चीफ सेल को हम जाइमोजन सेल भी कहते हैं। जाइमोजन क्या है? जाइमोजन एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, जाइमोजन का मतलब है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इनएक्टिव मतलब कुछ काम नहीं कर रहे। मैं आपको इरेज कर देता हूं, ये हमारा क्लियर हो गया, सर मैंने इरेज कर दिया। हाँ, ये क्या है? जाइमोजन का एक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये चीफ सेल क्या काम करते हैं? ये रिलीज करते हैं तीन एंजाइम्स को। एक है आपका पेप्सिनोजन, एक है आपका प्रोरेनिन और एक है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन के पीछे ओजन और इससे रेनिन के आगे प्रो, ये दो जो वर्ड है ये हमें बताते हैं। अब किसी के पीछे अगर ओजन अगर आपको लिखा मिल जाए या किसी वर्ड के आगे आपको प्रो लिखा मिल जाए तो उसका मतलब है ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जाइमोजन का अगर ओजन या फिर प्रो अगर किसी वर्ड के पीछे या आगे आपको लगा मिल जाए, ओजन पीछे प्रो आगे, तो आप समझ जाना ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। अगर सुनो, अब अगर ये जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन अगर एक्टिव फॉर्म में ये सेल रिलीज करेगा तो इस सेल की प्रोटीन को ही खा जाएगा।
अगर ये सेल पेप्सिन को या प्रोरेनिन या रेनिन को अगर रिलीज करे एक्टिव फॉर्म में, तो ये इसका सेल का ही प्रोटीन खा जाएगा। तो ये सेल क्या करते हैं, पेप्सिन को और रेनिन को इनएक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इस फॉर्म में इसके अंदर स्टमक के अंदर रिलीज करते हैं, जहां पर ये अंदर जाकर फिर एक्टिव होते हैं। लेकिन एक्टिव होने के बाद हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है, 1 से 3 mm की थिक लेयर प्रेजेंट है, जो हमें HCl से और इन एंजाइम से बचा रही है। तो ये एंजाइम्स भी क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आपके इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर ये एक्टिव रिलीज हो गए तो ये खुद सेल को ही मार देंगे। ठीक है, ये 3 सेल क्लियर हो गए। 3 सेल के बाद आते हैं आपके चौथे सेल, जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम जी सेल। जी सेल का काम कुछ नहीं है, जी सेल गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ नहीं है, फोल्ड ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के ऐसे फोल्ड जो एक्सटेंड डाउन टू लेमिना प्रोपिया। एक चीज हाँ, ये मैं बताना भूल गया, ये जो है ये ब्लैक कलर से मैंने ये लाइन, ये वाली लाइन जो आपको दिखा रखी है, ये है आपकी मस्कुलरिस म्यूकोसा। मैंने इससे पहले आपकी वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में मस्कुलरिस म्यूकोसा के बारे में। ये है आपकी मस्कुलरिस म्यूकोसा, और ये डॉट 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 ये जो है, ये है आपका लेमिना प्रोपिया। लेमिना प्रोपिया तक एक्सटेंड है ना भाई, ये लिखा एक्सटेंड डाउन इनटू लेमिना प्रोपिया, ये है आपकी लेमिना प्रोपिया। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को पूछे, गैस्ट्रिक ग्लैंड भाई कुछ भी नहीं है, फोल्ड है एपिथेलियल सेल के, जो एक्सटेंड डाउन नीचे तक झुके हुए धसे हुए हैं लेमिना प्रोपिया तक, एंड फॉर्म्स अ कॉलम ऑफ सिक्रेटरी सेल। ये रिलीज हर कोई, ये जो सेल मैंने आपको दिखाई, ये आपका म्यूकस हुआ, चीफ हुआ, ये ऑक्सीटोसिन ऑक्सेंटिक हुआ, ये क्या कर रहे हैं, सब रिलीज ही तो कर रहे हैं, सिक्रीट ही तो कर रहे हैं। तो इनको क्या कहेंगे हम, सिक्रेटरी सेल भी बोल सकते हैं। फॉर्म एंड फॉर्म्स अ कॉलम ऑफ सेक्रेटरी सेल इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 इसके सेल, 4 इसके सेल है। पहला म्यूकस नेक सेल, नेक पे प्रेजेंट है। नेक सेल क्या काम करता है, वो जो रिलीज करता है 1 से 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, HCl से। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो पैराइटल और लेटरल सेल में है, वो लेटरल साइड में है, वो आपके ऑक्सिन सेल। ये 2 चीज रिलीज करते हैं भाई, HCl और गैस्ट्रिक इंटरेंसिक फैक्टर। HCl भी पूरा रिलीज नहीं करेंगे, रिलीज करेंगे H फॉर्म और Cl फॉर्म, Cl आयन की फॉर्म में, दोनों अगर मिला के रिलीज कर दिए तो खुद ही मर जाएंगे। और गैस्ट्रिक इंटरेंसिक फैक्टर का काम करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 क्या है, आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। दूसरा है आपके, तीसरा है आपका चीफ सेल, जिन्हें हम जाइमोजन भी कहते हैं। जाइमोजन का मतलब इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इनएक्टिव क्यों है, अगर एक्टिव फॉर्म में निकल गए तो ये कुछ सेल को खा जाएंगे, सेल के प्रोटीन को खा जाएंगे। क्या रिलीज करते हैं, 3, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। एक बात और, जो इन्हें 3 एंजाइम रिलीज करें, इसमें शुरू के 2 एंजाइम जो है, ये तो ओजन और प्रो देख के आपको पता चलेगा कि इनएक्टिव है। लेकिन ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये भाई एक्टिव फॉर्म है, कभी इसको भी आप इनएक्टिव समझो, ये एक्टिव फॉर्म है। लाइपेज जो है, लाइपेज हमारी बॉडी में हर जगह निकल रहा है। देखो गैस्ट्रिक में निकला तो गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, पैनक्रियाज में लेके जाएगा तो पैनक्रियाटिक लाइपेज हो जाएगा, क्या नाम आपका, उसमें इंटेस्टाइन में निकलेगा तो इंटेस्टाइनल लाइपेज हो जाएगा। लेकिन लाइपेज जो है लीवर से सिक्रीट नहीं होता, लीवर लाइपेज सिक्रीट नहीं करता। ठीक है, चौथा सेल आपका जी सेल, जो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन क्या कंट्रोल करता है, इन सारे गैस्ट्रिक जूस को, सिक्रीशन को कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक हार्मोन। ठीक है, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं। हाँ तो भाई बात तो बहुत कर ली कि HCl क्या है और विटामिन B12 क्या है इससे पहले, लेकिन इनका रोल क्या है भाई, हमारे स्टमक में रिलीज तो हो गए चलो, लेकिन अब इनका रोल क्या है, रोल तो पढ़ लेते हैं। अब जैसे विटामिन B12 हमने आपको बताया था कि आप एक्सटर्नल लोगे, इंटरनल नहीं लोगे। ठीक है, जो आपने जैसे एक्सटर्नल ले लिया, ये तो इसका काम क्या है, क्या काम कर रहा है विटामिन B12, क्या जरूरत पड़ रही है। मान लो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन ये उसका माउथ हो गया,
यहाँ से ये माउथ हो गया, ईसोफेगस, ये स्टमक, सॉरी ये स्टमक ऐसे, ईसोफेगस से यहाँ स्टमक हो गया, स्टमक से नीचे ही आ गया, ये आपका ह्यूमन हो गया। मान लीजिए इसने यहाँ से विटामिन B12 ले तो लिया बाहर से, ठीक है, ये आ गया स्टमक में, लेकिन इसका काम क्या है भाई, किस काम आएगा ये विटामिन B12? अब विटामिन B12 मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो हमारा CIF कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है। और मान लो उसने एब्जॉर्ब नहीं कराया तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, अगर इसने एब्जॉर्ब करा लिया तो क्या होगा, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ RBC, RBC को मैच्योर करने का काम करता है भाई ये विटामिन B12, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो वो था CIF, उसने हमारा ये RBC, ये विटामिन B12 को अब नहीं निकला, वो निकला ही नहीं यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो निकला ही नहीं, तो विटामिन B12 आएगा और ऐसे ही चला जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो ये अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो मैच्योरेशन रुक जाएगा, RBC का मैच्योरेशन रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मैच्योर RBC है आपकी, ये बड़ी वाली, ये मैच्योर RBC है, अगर इसका विटामिन B12 अगर हम यहाँ नहीं दें तो ये नहीं होगा। अब देखने से लग रहा है ये तो बड़ा साइज है भाई, ये बड़े साइज का है, छोटे साइज का है, तो इन केस ऑफ, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ विटामिन B12 तो क्या होगा, लैक ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन कम हो जाएगा। मैच्योरेशन कम की होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इनमैच्योर लार्ज साइज RBC destroyed by मैक्रोफेज। अब हमारा जो RBC है इसका कुछ लाइफ स्पैन होता है, कुछ लाइफ स्पैन के बाद ये माइक्रोफेज जो है वो इसको रीजनरेट कर देते हैं। लेकिन अगर ये विटामिन B12 नहीं निकला तो ये इमेच्योर वाला RBC मैच्योर नहीं होगा, इमेच्योर नहीं हुआ तो देखेगा भाई यार पहले तो हम इतना देखो ये बड़ा साइज है, छोटे साइज में कन्वर्ट होकर मैच्योर हो गया, ठीक है। पहला मैक्रोफेज देखेंगे यार, पहले तो हमने इतने छोटे RBC को कन्वर्ट करा, मतलब मारा, इस लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद अब ये इतने बड़े बड़े कौन आ गए, ये तो हमारे RBC है ही नहीं, ये तो हमारे मैच्योर RBC है ही नहीं, तो वो इसे मारना शुरू कर देंगे, मारना शुरू करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, RBC काउंट कम हो जाएगा हमारे ब्लड में। RBC काउंट जैसे ही कम हुआ, RBC काउंट कम होते ही हमारे एनीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। अब एनीमिया भी देखो, अगर हम इसको कहें कि इसने लार्ज साइज के हमारे RBC मार दिए तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया या पेरिनीशियस एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मतलब बड़ा साइज, माइक्रोसाइटिक मतलब ये लार्ज वाले मार दिए, इसलिए मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो इसका रोल क्या है विटामिन B12 का, ये हमारे इनमैच्योर RBC को मैच्योर RBC में कन्वर्ट करता है, और मैच्योर RBC का कुछ समय का लाइफ स्पैन है, उसके बाद ये मैक्रोफेज से मार देते हैं। अगर इन केस विटामिन B12 नहीं निकला तो मैच्योरेशन नहीं होगा, इनमैच्योर RBC घूमते रहेंगे हमारे पूरे ब्लड में, और जहां मैक्रोफेज को दिखेंगे कि भाई ये तो इनमैच्योर है, अपने मतलब का है नहीं, बड़ा साइज है, मार दो साले को, तो ये क्या होगा, ये एनीमिया कॉज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि RBC की काउंट हमारे अंदर कम हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, एनीमिया। एनीमिया किस वजह से हुआ, बड़ा साइज को मारने की वजह से हुआ, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया, ठीक है। विटामिन B12 का काम इतना है। उसके बाद जो हमारा HCl, जिससे हम डर रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, भाई ये तो मार लेगा हमें, इसका हाईली एसिडिक, उसका क्या काम है, इट मेक स्टमक एसिड, स्टमक को एसिडिक बनाता है। पीएच क्या होती है स्टमक की, मैंने बताई थी 1.8, ठीक है। स्टमक को एसिडिक बनाने का काम करता है क्योंकि वहां पर हमारा सब डाइजेशन होना है। इट एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जाइमोजन, जितने भी जाइमोजन हमने बताए थे इससे पहले वाली उसमें कि वो आपका प्रोरेनिन और आपका पेप्सिनोजन दो बताए थे ना, उनको यही एक्टिवेट करता है, HCl ही उन दोनों को एक्टिवेट करता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट कराने का काम आता है हमारा HCl। इट किल मोस्ट ऑफ पैथोजेंस, जो हम बाहर का फूड खाते हैं, बर्गर चाउमीन या बाहर का अंड जो भी खाते हैं, उसके अंदर पैथोजन होते हैं, उन पैथोजन को मारने का काम भी हमारा RBC करता है। अब RBC का एक मेन काम क्या है, इट कन्वर्ट Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। अब आपको पता है हमारे अंदर, हमारी डाइट के अंदर आयरन का बहुत बड़ा रोल है। क्यों, क्योंकि आयरन जो है हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। अब आयरन हमारे अंदर फेरिक फॉर्म में होता है, उसे फेरस में कन्वर्ट करने का काम HCl का ही है। अब अगर HCl नहीं निकला, रिलीज नहीं हुआ, तो फेरिक फेरस में नहीं बदलेगा, फेरिक फेरस में नहीं बदलेगा
तो हमारे अंदर लैक ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फेरस का क्या काम है, फेरस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाने काम आता है। अब अगर ये नहीं निकला, इन केस ऑफ क्लोरोहाइड्रिया मतलब ए यानी कि अब्सेंस, क्लोरोहाइड्रिया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक टर्मिनोलॉजी है, घबराना मत, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर अब्सेंस, अगर इन लैक ऑफ अगर नहीं निकला, ये आपका क्या नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं निकला, तो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि Fe2 नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका ये मैच्योर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर भरा क्या रहता है, हीमोग्लोबिन ही तो भरा रहता है। ये जो डॉट मैंने दिखाया इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। अब हीमोग्लोबिन बना ही नहीं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो है ही क्या आरबीसी, आरबीसी एक रैपर का काम करेगा, कुछ है ही। अब जब चिप्स के रैपर के अंदर चिप्स है ही नहीं, तो बचा क्या, रैपर ही तो बचा, आरबीसी एक रैपर, तो वो ज्यादा ही छोटा साइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया। यहाँ पर आरबीसी माइक्रोफास को बड़ा साइज मिला आरबीसी का, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया, तो उसको कहे हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया। यहाँ पर आरबीसी का उससे भी छोटा साइज मिला मैच्योर से, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसे कह दिया हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया। या Fe2 डिफेंसिक एनीमिया, आयरन डिफेंसिक एनीमिया, आयरन की कमी होने की वजह से जो एनीमिया हो जाता है वो। ठीक है, साइज के ऊपर डिपेंड है, अगर साइज छोटा हुआ तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, बड़ा हुआ तो मैक्रोसिटिक एनीमिया। इन दो का रोल ये है, विटामिन B12 और HCl का। अब मैंने यहाँ पर आपको कंपोजिशन के हाथों हाथ ही दिखा दिया है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का कंपोजिशन क्या है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसकी पीएच है 1.5 से 2.2 पीएच है इसकी इतनी, हाईली एसिडिक है HCl, गैस्ट्रिक जूस। ये रिलीज होता है 2 to 3% डेली, 2 to 3 लीटर डेली, 2 से 3 लीटर डेली प्रेजेंट होता है। अब एडल्ट के अंदर और इन्फेंट के अंदर, मतलब बच्चे के अंदर गैस्ट्रिक जूस अलग अलग होता है। मान लीजिए जैसे HCl अडल्ट में भी रिलीज हो रहा है भाई, और इसमें भी रिलीज हो रहा है। अब जब HCl रिलीज होगा तो म्यूकस चाहिए ही चाहिए, क्यों भाई, लेयर नहीं बचानी स्टमक की, वरना स्टमक गल जाएगा। इतना कन्वर्ट हो गया। गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर भी अडल्ट में भी निकलेगा और इन्फेंट में भी निकलेगा। पेप्सिनोजन अडल्ट में भी निकलेगा और इन्फेंट में भी निकलेगा। एक जो अलग चीज है वो है आपका ये प्रोरेनिन। प्रोरेनिन इन्फेंट में ही निकलेगा, अडल्ट में नहीं निकलता। क्यों? ये हेल्प करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर काम करता है प्रोरेनिन। ये अगर आपको कोई पूछने लगे कि भाई गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन हमें अडल्ट में बताओ कि अडल्ट में क्या क्या है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो आप बताओगे उसके अंदर HCl है, पेप्सिनोजन है, गैस्ट्रिक लाइपेज और म्यूकस है। लेकिन अगर इन्फेंट के केस में अगर आपको पूछने लगे तो आप HCl बताओगे, पेप्सिनोजन के साथ आपको प्रोरेनिन भी बताना पड़ेगा कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज और म्यूकस। क्यों? क्योंकि प्रोरेनिन हेल्प करता है मिल्क के डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारी आपकी पूरी गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट हो गई है। इससे अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।